हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हिंदी के टॉप 26 क्वेश्चन जो मैंने इसका लिस्ट कल ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा उसे जाकर देख ले। आज मैं उस सभी 26 यानी 26 क्वेश्चन का आज से मैं सॉल्यूशन देना शुरू कर रहा हूं, जिसमें से पहला मेरा क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। लेखक मैक्स मुलर का मानना है कि अगर आप सच्चे भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो आप गांव में चले जाएं, यानी गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव का वातावरण शहरों की तुलना में शुद्ध माना जाता है। यह बात भी सही है। शहर में जहां हम ट्रैफिक और प्रदूषण जैसे हालात को देखते हैं, तो वहीं गांव में इन सब चीज जो है देखने को बहुत कम ही मिलता है। यूँ कहे तो न के बराबर मिलता है। तो लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव का वातावरण शहरों की तुलना में शुद्ध माना जाता है। एक तरह से गांव में आत्मीयता, लोगों का लोगों से लगाव और भाईचारे की जो भावना होती है, यानी एक तरह से गांव में आत्मीयता का, लोगों का लोगों से लगाव और भाईचारे की भावना गांव में देखने को मिलते हैं। गांव में प्राचीन संस्कृतियों को मानने वाले लोग देखने को मिलते हैं, यानी वे लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। लेखक मैक्स मुलर के कहना चाहते हैं कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो वो गांव में हो सकता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो गांव में हम हरियाली का वातावरण देखने को मिलता है, जो कि शहरों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। गांव में लोगों से जो है भाईचारे की भावना होती है, और कहीं ना कहीं लोग वहाँ एक दूसरे से जमीनी तौर पर जुड़े होते हैं। जबकि शहर की बात करें तो शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शहर का एक तरह से बिजी लाइफ होता है, तो वहाँ एक लोगों का दूसरे लोगों से कुछ खास मतलब भी नहीं होते हैं। यानी एक तरह से कहें तो भाईचारे की भावना शहरों में कम देखने को मिलती है। यानी और इसके अलावा ये भी एक कारण बनता है कि प्राचीन संस्कृतियों के मानने वाले लोग सब जो है, ये परंपरा गांव से ही शुरू जो है होती आ रही हैं, और शहरों में यह जाकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि शहरों में ये इसका कुछ खास मतलब नहीं होता है। वे लोग इसे माने ना माने ऐसे बात हो जाती है। ठीक है, तो वहीं लेखक कहते हैं कि मैक्स की कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन अगर आपको करना है तो आप गांव में चले जाएं। वहाँ एक तो वातावरण शुद्ध माना जाता है, और वहाँ लोगों की तरफ भाईचारे जो है वो देखने को मिलती हैं। गांव में प्राचीन संस्कृतियों को मानने वाले लोग देखने को मिलते हैं, यानी वे लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। परंपरा के मूल्यांकन का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे साहित्यकार जो पुराने विचारधारा को नहीं मानते हैं तथा क्रांतिकारी साहित्य की रचना के माध्यम से युग में परिवर्तन करने की कामना करते हैं, तो उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान रचना और भाषा में नए शिल्प व शैली की स्थापना करता है, जिसके चलते रचना में विश्वसनीयता आती है एवं लोग ज्यादा से ज्यादा साहित्य के प्रति रुचि दिखा पाते हैं। कहने का मतलब है कि साहित्यकार जो पुराने विचारधारा को नहीं मानते हैं तथा वे साहित्य के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये परंपरा का ज्ञान जो है उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, ताकि वो इनके माध्यम से नए नए काव्य साहित्य की रचना कर सके, और लोग जो है इस काव्य रचना को भली भांति समझ सके। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, यानी परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है कि परहित के लिए देह जो है बादल धारण करता है। वो कैसे धारण करता है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्योंकि बादल जो है परोपकारी होता है, यानी वह दूसरे की भलाई करने वाला होता है। ये आसमान में मंडराते हुए अमृत
के समान जल बरसाकर मुरझाए हुए पेड़ पौधे जड़ चेतन को हरा भरा कर देता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बादल परहित के लिए देह धारण करता है। कहने का मतलब है कि बादल के माध्यम से ही जो है वर्षा होती है धरती पर, जिससे हमारे धरती में जो है हम लोग फसलों की सिंचाई करते हैं, पेड़ पौधे चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है, और बदले में बादल जो हमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखता है, यानी वो एक तरह से देखा जाए तो वर्षा न हो तो हमारा पृथ्वी का भी विनाश तय है। तो इस प्रकार बादल यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल परोपकारी, कवि घनानंद यहाँ कहना चाहते हैं कि बादल जो है परोपकारी होता है। वे आसमान में मंडराते हुए अमृत बादल, अमृत जल, यानी एक तरह से पानी जो है हमारे लिए अमृत के समान है। अगर वो जो हमें ना मिले तो हम 2-4 दिन, या यूँ कहे तो मानव के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। इस प्रकार से जो है खाना के बिना आदमी रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर आदमी का रहना इम्पॉसिबल है। तो वही बात है कि बादल जो है परोपकारी होता है। यह आसमान में मंडराते हुए अमृत के समान जल बरसाकर मुरझाए हुए पेड़ पौधे जड़ चेतन को हरा भरा कर देता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कि जो है परहित के लिए देह बादल धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारत जो है किस प्रकार अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि कैसे आप कह सकते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध या भारत का संबंध विश्व के अन्य देशों से था। तो इसका आंसर है कि क्वेश्चन के अनुसार, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार, कि प्राचीन काल से ही भारत का व्यापारिक संबंध विश्व के अन्य देशों से था, जैसे कि इराक, ईरान, रोम जैसे देशों से रहा है। प्राचीन समय में भारत थल एवं जल दोनों ही मार्गों से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता रहा है। यानी एक रेशम मार्ग भी था जहाँ पर व्यापारिक संबंध भारत का विश्व के अन्य देशों से था, जैसे चीन से था। तो प्राचीन काल में मसालों, इस्पात इत्यादि का निर्यात हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। जैसे कि आयातित वस्तुओं की बात करें तो इसमें तांबा ईरान से आता था, सेल खरी, नीलमणि आदि ईरान से चांदी भी जो है ना, ईरान से चांदी का आयात होने का प्रमाण है। इस प्रकार भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। लेखक मैक्स मुलर मानते हैं कि आर्य जिस समय आए थे, आर्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया से भारत आए थे, तो उनका उस समय भारत का व्यापारिक संबंध इराक, जिसका पुराना नाम मेसोपोटामिया है, उस समय से लेकर आज के समय तक भारत का व्यापारिक संबंध अन्य देशों से भी होता रहा। जैसे कि मैंने बताया कि मसाले, इस्पात इत्यादि का निर्यात होता था। तो वहीं हम बात करें नीलमणि, सेल खरी, हरितमणि, कौरिया, चांदी, टीन इत्यादि का जो है भारत में आयातित होता था। यानी चांदी जो है जहां अफगानिस्तान से आता था, तो वहीं टीन ईरान, अफगानिस्तान ये सब देशों से आता था। वहीं जहां सोना की बात करें, जिसे प्राचीन समय में सोन कहा जाता था, सोन, उसका आयात जो है अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण अफ्रीका से हुआ करता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आयातित वस्तुओं को तांबा, नीलमणि आदि ईरान से चांदी का आयात होने का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जाति प्रथा, तो इस प्रकार वो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। जाति प्रथा एक दोष के रूप में मानव जाति पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को अपने मनपसंद पेशे चुनने की अनुमति नहीं देता। इस तरह से व्यक्ति के प्रतिभा का भी हनन होता है और वह व्यक्ति जिंदगी भर एक ही पेशे में जो है बंध कर रह जाता है।
इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहने का मतलब है कि जाति प्रथा जो है लोगों को अपने पेशे चुनने की अनुमति नहीं देता है। कारण कि जो निचले वर्ग के जाति होते हैं तो उन्हें देखा जाता था कि वो उनका काम मरे हुए जीव जंतुओं को जो है जमीन में गाड़ना इत्यादि काम होता था। यानी जो है रोज की सफाई जैसे कि जो है उन्हें इस तरह का काम दिया जाता था, मरे हुए जीव जंतुओं को जाके उन्हें जो है गड्ढे में दफनाना, ऐसे काम होता था। तो इस प्रकार वो लोग जीवन भर एक ही पेशे में बंद कर रह जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो वे एक क्या है, छोटी जाति से बिलोंग करते थे, महार जाति के थे, लेकिन उनके पास इतनी प्रतिभा थी कि वे आज हमारे देश का जो संविधान है वो उसको लिख पाए हैं, क्योंकि उनके पास जो है उनके पास वो नॉलेज, वो ज्ञान था, वो प्रतिभा थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जाति प्रथा एक दोष के रूप में मानव जाति पर खतरा बना हुआ है। प्राचीन समय में ये बातें काफ़ी ज़्यादा लोगों पर लागू भी होती थी कि ऐसे माना जाता था कि लोग एक दूसरे जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार रखते थे, जो कि आज के समय में, आधुनिक समय में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी भी है कुछ, लेकिन अब वो उतने देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाति प्रथा एक दोष के रूप में मानव जाति पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को मनपसंद चुनने की अनुमति नहीं मिलता। यानी जो व्यक्तियों की पैतृक पेशा होता है, यानी जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं, तो कई बार होता है कि उसके आने वाले पूर्वज उसी चीज़ को करें जो उसके पहले वाले पूर्वज करते आ रहे हैं, या उसमें कुछ बदलाव करके वे लोग बदलते थे, तो जो कि उस समय बदलने की अनुमति भी नहीं होती थी, जिसका नतीजा ये होता था कि उनका स्किल जो है डेवलप नहीं हो पाता था अच्छे से, यानी जो है उन्हें उनके प्रतिभा का हनन होता था। तो इस प्रकार जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो भारत का ऐतिहासिक काल चाहे जितना भी गौरवमय रहा हो, पर वर्तमान वैसा प्रतीत नहीं होता। ये बात भी सही है कि एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब ये कहते हैं कि सोना तो चला गया, लेकिन सिर्फ चिड़िया बनकर भारत रह गया, ऐसे माना जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में भारत के पास बहुत सारे सोने थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ सबसे पहले पुर्तगाल भारत आया, डच आया, फ्रांस आया, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, इन सभी लोगों ने भारत को अच्छी तरह से जो यहाँ के सोना का जो है लेकर चला गया वो। तो यह चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भारत का ऐतिहासिक काल चाहे जितना भी गौरव में रहा हो, पर वर्तमान वैसा प्रतीत नहीं होता। आज धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टिकोण से भारत पिछड़ा हुआ है। धन के मामले में और वैभव के मामले में, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि के मामले में, शिक्षा के मामले में जहाँ भारत एक समय जो है काफ़ी आगे था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्ष विश्वविद्यालय, जहाँ पर हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्ष विश्वविद्यालय हो गया, जहाँ हमारे देश में चाणक्य, कौटिल्य जैसे विद्वान वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और तो इस प्रकार जो है हमें देखते हैं कि भारत के ऐतिहासिक काल चाहे जितना भी गौरव में रहा, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा सभी देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार आदि तमाम दृष्टिकोण से भारत पिछड़ा हुआ है, इसलिए भारत माता ही अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं। तो आज का यह हमारा टॉप 6 क्वेश्चन रह गया, और बचा हुआ 20 क्वेश्चन वो मैं कल कराऊंगा। तो हे गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी जो है वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए, यानी यूट्यूब आपके मोबाइल पर आए और आप इसे अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए कल मिलते हैं।